हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 8 की बुक का लास्ट चैप्टर है ये। क्लास 6 पहले ही कंप्लीट हो गया था, क्लास 7 भी कंप्लीट हो गया था, आज क्लास 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सभी वीडियो वहां पर एक साथ मिल जाएंगे। ज्योग्राफी मैंने काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी थी और उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको वो वीडियो भी एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। लिखा है, पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आई शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। यानी इन सब का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। आगे लिखा है, इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? यानी कि विभिन्न वर्ग और समूह ऐसे थे जो ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, क्यों थे? इन सब के बारे में, इसी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो लिखा है, राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता है। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी कि जो जनता यहाँ पर रहती है, निवास करती है, जो विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति के लोग हैं, उन लोगों का घर है भारत। यह देश और इसके संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि जो लोग भारत में थे उनको ये एहसास हो गया था कि ये भारत हमारा है और अंग्रेज जो हैं इस पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, भारत यहाँ के लोगों का नहीं हो सकता। यानी कि जो ये कब्जा अंग्रेजों ने यहाँ पर जमा रखा है, इसको खत्म करना होगा। आगे लिखा है, यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। यानी कि 1850 के बाद जो राजनीतिक संगठन बने तो उनमें ये चेतना, यानी ये जो बात है, साफ रूप में दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। यानी कि जैसे ही समय बीतता गया, इसके बारे में लोग ज़्यादा और चिंतित होने लगे कि ये भारत जो है हमारा है और इसे अंग्रेजों से मुक्ति दिलानी होगी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो ये कुछ संगठनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो इस तरीके के संगठन थे जो ये चाहते थे कि भारत अंग्रेजों से मुक्त हो जाए। आगे लिखा है, पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए। सर्व माने होता है सभी, जनिक माने लोगों का। हालांकि
इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। अब संप्रभु का क्या अर्थ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, इसे कहते हैं संप्रभु। तो जो देश के अन्य इलाकों में लोग छोटे छोटे संगठन बनाकर ये कार्य कर रहे थे, तो उनका भी यही लक्ष्य था कि लोग जो है संप्रभु हों, यानी कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठा सकें। आगे लिखा है, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। आगे लिखा है, 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया, 1878 में, और इसका उद्देश्य क्या था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो आर्म्स एक्ट है, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। आर्म्स एक्ट याद रखना है 1878, और इसमें क्या था कि भारतीय लोग अब अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे, यानी भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया आर्म्स एक्ट के तहत। आगे लिखा है, उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक खबर छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। यह है वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या उद्देश्य था कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो क्या होगा, सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और यहाँ पर आपको आर्म्स एक्ट के बारे में भी याद रखना है, इसको मैं हाईलाइटेड किए देती हूँ। आगे लिखा है, 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। अब जो इलबर्ट बिल था ये इसलिए लागू किया जा रहा था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं ये ब्रिटिश व यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। तो इसका विरोध किया किसने, अंग्रेजों ने। और जब इस विधेयक को वापस ले लिया गया तो भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ये आपको याद रखना है, 1883 में इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया था। आगे लिखा है, इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चल सकता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इलबर्ट विधेयक ने चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो 1885 में हुई। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त एवं S सुब्रमण्यम
अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। और ये पूछा भी जा चुका है कि प्रश्न पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में जो कथन सत्य हैं उन्हें बताइए। तो आपको याद रखना है कि ये व्यवसायी और प्रचारक थे, ये लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये पूछी जा चुकी हैं। मैं इनको हाईलाइटेड कर देती हूँ। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है प्रचारक। तो प्रचारक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, तो वह कहलाता है प्रचारक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ये कहा था बदरुद्दीन तैयब जी ने। यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये दादा भाई नौरोजी हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। और इस पुस्तक से प्रश्न पूछा जा चुका है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। आगे लिखा है उभरता हुआ राष्ट्र। लिखा है अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी तो कांग्रेस ने मांग की कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए और भारतीयों को ऊंचे पद भी दिए जाएं। और इसके अलावा कांग्रेस ने ये भी मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा का आयोजन किया जाए। आगे लिखा है शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। यानी जो उच्च पद होते थे, महत्वपूर्ण पद होते थे, उन पर अंग्रेज ही विराजमान थे। आगे लिखा है अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए।
अब निरस्त क्या होता है? निरस्त करना, किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, तो ये होता है निरस्त करना। तो भारतीय ये चाहते थे कि जो आर्म्स एक्ट है उसे निरस्त कर दिया जाए और बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। आगे लिखा है, शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, यानी कांग्रेस सभी के पक्ष में बोल रही थी। आगे लिखा है, मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। यानी कि वे मानते थे, जो मध्यमार्गी थे वे मानते थे कि अंग्रेज जो है स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, तो वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। सिर्फ उनको भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, यानी कि उन्हें स्थिति के बारे में ज्ञात नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, तो उन्हें इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। सोने की चाह में डिनसो वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। अब लिखा है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह नारा किसने दिया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये नारा किसने दिया है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इसको मैं हाईलाइटेड कर देती हूं। आगे लिखा है, यहाँ आप इस चित्र में बाल गंगाधर तिलक को देख सकते हैं। आगे लिखा है, 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया
उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। तो आपको याद रखना है 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। और किसने किया? वायसराय कर्जन ने। आगे लिखा है, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो यही एक मुख्य कारण रहा होगा बंगाल के विभाजन का। आगे लिखा है, बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ से उपजा है? तो यहीं से, जब बंगाल का विभाजन शुरू हुआ तो उसी के विरोध में जुलूस निकाले गए, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो स्वदेशी आंदोलन था आंध्र क्षेत्र में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है वंदे मातरम आंदोलन। यहाँ आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन के हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे। आप देख सकते हैं कितने लोग जुलूस में शामिल हैं। और यहाँ अभी मैंने आपको बताया था ये बाल गंगाधर तिलक हैं। और मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए, इस अखबार का नाम देख लीजिए। इस अखबार का नाम है केसरी। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि केसरी अखबार का संपादन किसने किया था, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। आगे लिखा है, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटीं। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया, तो ढाका में किया गया। किसने किया? 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने। आगे लिखा है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी बड़ा
मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबाव बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ आप इस चित्र में लाला लाजपत राय को देख सकते हैं और यहाँ लिखा है लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी थे। अब लिखा है जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत के जो व्यावसायिक समूह थे उन्होंने अधिक अवसरों की मांग की, क्योंकि इस दौरान भारतीय उद्योगों का विकास हुआ था, विस्तार हुआ। आगे लिखा है युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो इन्हीं सब के बीच होता है महात्मा गांधी का आगमन। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 40 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों
उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। अब यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्न बनते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक फोटो छपी हुई है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और लिखा है नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप इस चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इस चित्र में गांधी जी को पहचानने के लिए कहा गया है। तो कोट और टाई में पिछली कतार में बीच में ये खड़े हैं गांधी जी, आप देख सकते हैं। अब लिखा है रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचिका दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में सरकार ने इस आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो ये आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी। तो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ आप इस चित्र को देख लीजिए और यहाँ लिखा है वह परिसर जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थीं। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये निशान आप देख सकते हैं गोलियों के बने हुए हैं। अब नाइटहुड की उपाधि क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी और इन्होंने लौटा दी थी। आगे लिखा है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण देश के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। यानी कि सभी लोगों के साथ गांधी जी भी ये चाहते थे
कि भारत जो है हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों का देश है और उनकी ये इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान भी किसी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें यानी साथ दें। आगे लिखा है अब लिखा है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो चलिए खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि तो थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921 और 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। अब लिखा है लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार करें। यानी कि सब लोग गांधी जी के बनाए रास्तों पर नहीं चलना चाहते थे और लोग अपने हिसाब से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो यही कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। अब घेराबंदी क्या होती है, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, घेराबंदी। तो घेराबंदी है लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। आगे लिखा है उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध यानी मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे
लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान किया जाने लगा था। अब यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो महंत कौन होता है? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। और गैर कानूनी बेदखली तो पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, तो ये कहलाता है गैर कानूनी बेदखली। अब लिखा है जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। यहाँ इस चित्र को आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्वराज मंदिर। इस चित्र में आप देख सकते हैं स्वराज मंदिर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा क्या है? महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी को दिखाया गया है इस चित्र में कृष्ण के सारथी बने हुए, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा है, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। तो लिखा है इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है। उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो ये एक रिपोर्ट 1921 की है। आगे लिखा है 1922 और 1929 की घटनाएं। 1922 और 1929 की घटनाएं यानी 1922 से 1929 की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, यानी अहिंसा के वे पुजारी थे, तो हिंसक आंदोलनों का वे विरोध करते थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो आपको याद रखना है कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था? 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। तो इसीलिए जो किसान थे वो बेकाबू हो गए और उन्होंने पुलिस थाने पर हमला बोल दिया और क्या किया, वहां आग लगा दी। तो 22 पुलिसकर्मी जो थे वह मारे गए। तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया क्योंकि वे हिंसा के समर्थक नहीं थे। तो
तो लिखा है असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ये आपको याद रखना है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 1929 में, और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ इस चित्र में आप चित्तरंजन दास को देख सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वे काफी सक्रिय रहे। यहाँ इस चित्र में को आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, यानी ये जो आयोग था इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी आंदोलन पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। यहाँ आप इस चित्र में भगत सिंह को देख सकते हैं और लिखा है बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह ने कहा। और लिखा है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है, लाठीचार्ज किया गया था उन पर, तो इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। और लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने कर दी थी। आगे लिखा है अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। तो आप लोग यहाँ इस बात को याद रखिएगा कि 23 साल की आयु थी सिर्फ जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब लिखा है दांडी मार्च।
तो चलिए दांडी मार्च के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां पर उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये गांधी जी हैं। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये प्राकृतिक नमक इकट्ठा कर रहे हैं जो तट पर इकट्ठा हो जाता है। दांडी 6 अप्रैल 1930 की ये तस्वीर है। यहाँ आप इस चित्र में महात्मा गांधी को देख सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की अंबाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुईं। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों, भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थीं। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई, पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के वे अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। तो पहले महात्मा गांधी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे, लेकिन सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और ये सरोजनी नायडू हैं, और यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू। यहाँ लिखा भी है 1920 की दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। अब यहाँ तक तो पढ़ ही लिया है
कि हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। आगे लिखा है, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यहाँ आप एक महत्वपूर्ण तथ्य को देख सकते हैं। लिखा है, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलनों में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, प्रांतीय स्वायत्तता। तो संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं और लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं सड़क पर। और ये भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का चित्र है। लिखा है, भारत छोड़ो और उसके बाद। तो चलिए पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। यानी कि जो संघर्ष करना है वह अहिंसक ढंग से करना है, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा का वे विरोध करते थे। आगे लिखा है, गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। यानी इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। आगे लिखा है, सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि 90,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से भी मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में आदेश दे दिया गया था हवाई जहाज से गोलियां बरसाने का।
लेकिन फिर भी ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर इस आंदोलन ने मजबूर कर दिया। अब लिखा है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, यानी धीरे धीरे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, इसके साथ विभाजन के ओर भी। तो यही लिखा है 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? तो मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग इसलिए की थी क्योंकि उन्हें डर था कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का प्रभुत्व हो जाएगा और मुसलमान जो हैं उनका जो अस्तित्व है वह खतरे में ना हो जाए। इसीलिए मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। आगे लिखा है 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम संख्या में, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के नेता थे वो सब जेल में थे। तो इन लोगों ने अपना प्रभाव फैलाने का प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। तो लीग ये चाहती थी कि भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि उसे माना जाए, लेकिन कांग्रेस इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अधिकांश मुसलमान ऐसे थे जो कांग्रेस के साथ थे। आगे लिखा है 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीति बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए।
मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। यहाँ इस चित्र को आप देख सकते हैं। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। आगे लिखा है, कई लाख लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा, अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो भारत का विभाजन होकर एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन विभाजन की पीड़ा और हिंसा भी सामने आई। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर छूटे हुए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस हैं, यहाँ पर आप इन्हें इस फोटो में देख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। तो ये आपको याद रखना है, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। यहाँ इस चित्र को आप लोग देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942। तो मौलाना आज़ाद के बारे में लिखा हुआ है, मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थीं। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। और मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। यहाँ आप इस चित्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गांधी जी को देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो ये महात्मा गांधी जी हैं और ये सी राजगोपालाचारी हैं। यहाँ आप इस चित्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं। लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 1947 के दौरान
आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इस चित्र को देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। यहाँ इस चित्र में आप महात्मा गांधी और नेहरू जी को देख सकते हैं और लिखा है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं, जुलाई 1946। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ इस चित्र को आप देख सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। तो ये आपको याद रखना है। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ ही आप लोगों की हिस्ट्री भी आज कंप्लीट होती है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों ही मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ज्योग्राफी भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एसएसटी की प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी है। 13 वीडियो प्रैक्टिस की भी आ चुकी हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं बहुत पहले ही करवा चुकी हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।